आवाज आ रही है सभी लोग को? यस सर। चलिए, तो हम लोग ने स्टार्ट ही किया था, पहले ही लेक्चर पढ़ा था। पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन हम पढ़ पाए थे। पीरियोडिक मोशन में ये शर्त रखी गई थी कि भाई ऐसा है कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम होगा, ठीक है, और वो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो बॉडी का मोशन होगा वो लगातार रिपीट करता हुआ जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। उन्होंने देखा था कि मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन या मून अराउंड अर्थ, ठीक है, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, ठीक है, इन सब का हमने देखा था पीरियोडिक मोशन। और उसके बाद हम लोगों ने हार्मोनिक मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन के बारे में बात कही थी कि अगर हमारा सिंपल पेंडुलम का बॉब ले लिया जाए तो सिंपल पेंडुलम का बॉब जो मोशन कर रहा है वो तुम्हारे पास एक पॉइंट के अबाउट आगे और उसी पॉइंट के अबाउट पीछे जा रहा है, ओके। एक पॉइंट के अबाउट आगे जा रहा है और एक पॉइंट के अबाउट पीछे जा रहा है। तो वो जो पर्टिकुलर पॉइंट था एक्चुअल में वो कोई और नहीं था, वो मीन पोजीशन पॉइंट था। तो मीन पोजीशन के आगे जाना और मीन पोजीशन के पीछे जाना। तो हार्मोनिक और ऑसिलेटरी मोशन में ये कहा गया था कि हमको बैक एंड फोर्थ मोशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन दी थी कि अगर एक बॉडी रिपीटेडली मूव कर रही है टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन किसी एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट के अबाउट डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर फिर ये बात बताया गया था कि हर एक ऑसिलेटरी मोशन जो होता है, ठीक है, हर एक ऑसिलेटरी मोशन जो होता है वो पीरियोडिक मोशन है, मतलब वो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पर रिपीट हो रहा है। लेकिन हर एक पीरियोडिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, क्योंकि पीरियोडिक मोशन में शर्त ये है कि एक नेट टाइम पीरियड होना चाहिए। बैक एंड फोर्थ की कोई शर्त नहीं रखी गई है, इसलिए पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन तुम्हारे पास होगा। हमने कहा ठीक। फिर हम लोगों ने देखा था पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। पीरियोडिक फंक्शन ने ये कहा था कि एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हमारा बॉडी जो है वो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर से वही वैल्यू दे रही होगी। मतलब मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कि एक तुम्हारे पास साइकिल दिखाई थी जिसमें मैंने ए बी सी डी ई साइकिल का नाम दिया है, फिर मैंने ई एफ जी एच आई साइकिल का नाम दिया है, साइकिल 1 और साइकिल 2 दिखाई दी। मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि साइन पाई बाय 2 की वैल्यू तुम्हारे पास 1 है, ठीक। मैंने बताया था कि साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 है, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 है, ठीक है। ये जब मैंने बात बताई, फिर मैंने इसमें आपको 2 पाई ऐड करके दिखाया। साइन 5 पाई बाय 2 मेरे पास आया, साइन 5 पाई बाय 2 की वैल्यू फिर से तुम्हारे पास +1 आ गई। तो इसका मतलब है कि जो 2 पाई मैं यहाँ पे ऐड करके आपको दिखाया था, ये 2 पाई यहाँ पे पीरियड कहलाया, ठीक है। पीरियड एग्जैक्टली क्या है? पीरियड वो टाइम पीरियड है, या वो एंगल के टर्म्स में हम उसको अगर बात कर लें तो इस पर्टिकुलर टाइम के बाद या इस पर्टिकुलर एंगल के बाद फिर से हमको वही वैल्यू मिलती है। अगर ऐसा होता है कि हमको पाई बाय 4 9 पाई बाय 4 और फिर से तुम्हारे पास हम 2 पाई ऐड कर देंगे तो फिर से तुम्हारे पास आगे की तरफ हमको सेम सेम वैल्यू मिलती चली जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या? पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये काम होगा, ठीक। और हम लोगों ने पढ़ा था हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक फंक्शन के बारे में। दोज पीरियोडिक फंक्शन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन और कोसाइन कर्व, ठीक है, उनको हम लोगों ने हार्मोनिक फंक्शन बताया था। और वो पीरियोडिक फंक्शन जो कि रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते थे सिंगल साइन और कोसाइन कर्व से, उनको नॉन हार्मोनिक फंक्शन दिखाया था, ठीक है। हमने आपको दिखाया था कि A1 साइन ओमेगा 1t, A2 साइन ओमेगा 2t, ठीक है, मतलब एंगल भी तुम्हारे पास अलग है, ओमेगा 1t ओमेगा 2t एंगल भी अलग हो गए हैं, और इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं A1 A2 वो भी तुम्हारे पास अलग हो गए हैं। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। फिर हमने आपको कुछ दिखाया था, एक डायग्राम दिखाया था जिसमें हमने एक बॉब लिया था, या एक हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया, बॉल ली, उस बॉल को हमने स्प्रिंग से तुम्हारे पास लटका दिया,
और लटका देने के बाद हमने कहा कि भाई ऐसा है कि हम इसे एक बहुत ही लिटिल लिटिल लीनियर इम्पल्स हम इसे प्रोवाइड करे दे रहे हैं ताकि ये हल्का सा तुम्हारे पास जो है मोशन करना शुरू कर दे। तो जैसे इसने मोशन करना शुरू किया तो ये ऊपर की तरफ गया। फिर मैंने आपके सामने ABCDEFGHI करके यहाँ पे नाम भी दे दिए थे। उस हिसाब से मैंने यहाँ पे साइकिल भी बताई थी आपको, ठीक है। मैंने को बताया था कि इस तरीके से जो है बॉडी हमारी मीन पोजीशन, ठीक है, ये जो है हमारी मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन के अबाउट ऊपर और नीचे जा रही है। और ये एक हमने डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम बनाया था। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि जो साइन और कोसाइन फंक्शन है वही तुम्हारे पास इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, और जो फंक्शन टैन कॉट सेक कोसेक फंक्शन जो तुम्हारे पास हैं वो सब तुम्हारे पास इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अ, क्या है सर, बस एक बार बता दीजिए कि बल्क मॉडल्स में सर नेगेटिव साइन वैल्यू पुट करते वक्त नहीं लगाएंगे क्या? नेगेटिव साइन वैल्यू पुट करते वक्त नहीं लगाएंगे। एक्चुअल में उसके दो अलग अलग पार्ट हैं। अगर आपको पहले से ही ये पता है कि डिक्रीज ऑफ द वॉल्यूम है तो आप मत लगाइए, और अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप लगा दीजिए, ठीक है। अगर आपको पहले से पता है कि डिक्रीज ऑफ द वॉल्यूम हो रहा है तो आप मत लगाइएगा, वो चीज डिक्रीज ऑफ द वॉल्यूम को कंपनसेट करने के लिए होती है, ठीक है। बाकी मैं एक आध क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझा दूंगा तो पता लग जाएगा। अच्छा, तो मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि जो साइन और कोसाइन फंक्शन होते हैं वो हार्मोनिक के लिए इस्तेमाल होते हैं, टैन कॉट सेक कोसेक इसलिए इस्तेमाल नहीं होते क्योंकि टैन कॉट सेक कोसेक में होता क्या है, ये टैन का ग्राफ है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि π/2 पे वैल्यू जो है वो तुम्हारे पास इन्फानाइट हो गई। π/2 पे अगर वैल्यू तुम्हारे पास इन्फानाइट हो गई, इसका मतलब इन्फानाइट वैल्यू हमको यहाँ पे अचीव हो रही थी π/2 पे, तो ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं, ठीक है। अगर ग्राफ ही डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे तो फिर किस तरीके से हम लोग पीरियोडिक के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो पीरियोडिक फंक्शन के बारे में मैंने आपको समझाया था। पीरियोडिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि ये कहता है कि हम फलाने टाइम इंटरवल के बाद फिर से अपनी वैल्यू को रिपीट करेंगे, ठीक है। और वो साइन और कोसाइन मैंने आपको समझाया था, दो ही ग्राफ समझाए थे, साइन का ग्राफ और कोसाइन ग्राफ समझाया था। ये तुम्हारे पास y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है, इसका जो टाइम पीरियड है वो भी तुम्हारे पास 2 पाई है, और y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ है उसका जो टाइम पीरियड है वो भी तुम्हारे पास 2 पाई ही यहाँ पे होगा, ठीक है। इतनी बात मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी। अब हम चलते हैं आगे। अगला पार्ट क्या है हमारे पास? अगला पार्ट हमारे पास जिसमें समझने के लिए, अभी इसमें न्यूमेरिकल भी है इसी बीच में, लेकिन न्यूमेरिकल से पहले मैं आपको थोड़ा सा पार्ट अभी और बताना चाहूंगा पहले, ठीक। इसको देखिए। तो अगला पार्ट हमारे पास आता है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल तुम्हारे पास जो है हार्मोनिक मोशन। अब ये क्या है तुम्हारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसका मीनिंग हमें क्या समझना है, इसका हमें क्या मीनिंग समझना है, हमारे लिए क्या है। हमने कहा सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम जब इसकी डेफिनेशन उठाते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन डायरेक्टली देखिए, डेफिनेशन क्या बोल रहा है यहाँ पे इसने। तो यहाँ पे इसने ये कहा एक मिनट रुकिए जरा, कहाँ है 11th। इसकी डेफिनेशन को देखिए, इसकी डेफिनेशन ने क्या कहा। इसकी डेफिनेशन ने यहाँ पे बोला कि द पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट ऑन अ लीनियर पाथ under the influence of the force acting toward the fixed point and proportional to the displacement of the body from the fixed point is called simple harmonic motion। अब अगर मैं बात करूं कि इसने क्या लिखा है तो जरा हम लोग समझते हैं। इसने कहा कि देखो, ये तुम्हारे पास एक यहाँ पे, ये तुम्हारे पास एक यहाँ पे ये एक स्प्रिंग थी, ठीक है। ये तुम्हारे पास एक यहाँ पे ये स्प्रिंग यहाँ पे इधर की तरफ थी, ठीक है। और लेट सपोज कि ये तुम्हारे पास जो है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है, ये इसकी तुम्हारे पास जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन है। हमने कहा ठीक है। अब हमने क्या किया, एक यहाँ पे अप्लाइड फोर्स यहाँ पे लगाया, एक हमने यहाँ पे अप्लाइड फोर्स लगाया। जैसे ही हम यहाँ पे एक अप्लाइड फोर्स लगाएंगे, ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे एक अप्लाइड फोर्स लगाएंगे तो हमको क्या पता लगता है, हमको ये पता लगता है कि ये अप्लाइड फोर्स लगाने के बाद, ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स लगाने के बाद ये स्प्रिंग तुम्हारे पास खिंच गई, इस पर्टिकुलर पॉइंट पहुंच गई। ये तुम्हारे पास ए पॉइंट था, ये तुम्हारे पास बी पॉइंट था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये अप्लाइड फोर्स तुम्हारे पास इधर की तरफ लगा, एफ एक्सटर्नल, ठीक है, इसे मैं एफ एक्सटर्नल बोल देता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारे पास एफ एक्सटर्नल लगा। सेम तरीके से यहाँ पे डेवलप हुआ तुम्हारे पास क्या, एफ रिस्टोरिंग, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी आई, ये आई माइनस तुम्हारे पास के एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर जैसे ही हम लोग यहाँ पे इसको छोड़ेंगे तो हमें ऐसा समझ में आएगा कि अगर हम इस पर्टिकुलर को फॉलो करें, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास जब कंप्रेस हो जाएगी तो ये इस तरीके से यहाँ पे बिहेव करेगी, ये इधर, ठीक, इस पॉइंट पे।
तो ये पॉइंट तुम्हारे पास कौन सा आ गया, सी आ गया। इसका मतलब अगर देखा जाए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ये जो तुम्हारे पास स्प्रिंग है, ठीक है, ये इतना तुम्हारे पास एक्स यहाँ पे और ये इतना तुम्हारे पास एक्स यहाँ पे, एक्स तुम्हारे पास एक्सटेंड हुई, एक्स तुम्हारे पास कंप्रेस हुई, तो ये क्या हुआ है, ये तुम्हारे पास हुआ है कंप्रेशन। ये तुम्हारे पास क्या हुआ, ये तुम्हारे पास हुआ कंप्रेशन। और ये तुम्हारे पास क्या हुआ है, ये हो गया है तुम्हारे पास क्या, एक्सटेंशन। ठीक है, एक्स का एक्सटेंशन हुआ है और एक्स का तुम्हारे पास जो है कंप्रेशन हो गया। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें और क्या समझ में आता है, हमें और ये समझ में आता है कि इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने किसी एक एलिमेंट में कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ और रिस्टोरिंग फोर्स ने ऑब्जेक्ट को एक इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को तुम्हारे पास एक मीन पोजीशन के अबाउट जो है टू एंड फ्रो पोजीशन में मोशन करवाया। हमने कहा ठीक है, हमने इसे क्या बोल दिया, हमने इसे टू बोल दिया, और हमने इसे क्या बोल दिया, इसे हमने फ्रो बोल दिया। तो आगे और पीछे बैक एंड फोर्थ भी बोल सकते हैं, टू एंड फ्रो बोल सकते थे। तो इन्होंने कहा द पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन से सबसे पहले शर्त ये आ जाती है कि फिक्स्ड तुम्हारे पास टाइम पीरियड, ठीक है, पीरियोडिक मोशन वर्ड बोल करके आ जाती है कि फिक्स टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट ऑन अ लीनियर पाथ, ठीक है, ऑन अ लीनियर पाथ। इसका मतलब है कि यार वी आर नॉट गोइंग टू सी कि तुम्हारे पास कोई रोटेशनल मोशन हो रहा है, नहीं नहीं, हम लोग लीनियर पाथ देखने वाले हैं। अभी कैसे देखेंगे, अभी मैं आपको रेफरेंस सर्कल समझाऊंगा, उसको समझिएगा। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स, इसका मतलब ये हुआ कि भाई फोर्स तो जरूरी है, ठीक है, फोर्स तो तुम्हारे पास जरूरी है, एक्टिंग टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, ठीक है, एंड प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं, एफ तुम्हारे पास रीस्टोरिंग की बात करूं, तो ये एफ रीस्टोरिंग कितना है, ये है तुम्हारे पास माइनस के एक्स। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि एफ तुम्हारे पास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारे पास माइनस एक्स, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है भाई, के तो तुम्हारे पास कांस्टेंट है ना, तो एफ तुम्हारे पास जो है वो माइनस एक्स के तुम्हारे पास है। अगर माइनस साइन ना हटाए तो वो माइनस साइन तो रिस्टोरिंग नेचर दिखा रहा है, तो एफ जो है वो तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे इसने ये कहा कि अगर हम, ठीक है, सिंपल पुटनम एसएचएम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एक मिनट जरा वो भी आते हैं उस पर, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि अगर हमारा रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है, अगर हमारा रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स हमारा जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसको हम लीनियर पाथ पे लिए हैं। अब अगर सवाल अगर आपका ये आता है कि क्या सिंपल पेंडम नहीं करेगा, तो अगर हम सिंपल पेंडम को बहुत बेसिकली समझें, ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम क्या कह रहा था, सिंपल पेंडुलम ये कह रहा था कि अगर हमारा बॉब को देखा जाए, ठीक है, तो हमारा बॉब यहाँ से गया इधर की तरफ, फिर यहाँ से इधर की तरफ आया, और फिर यहाँ से हमारा बॉब यहाँ पे वापस आ गया, ठीक है, ये तुम्हारे पास एंगुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, एंगुलर मोशन हो रहा है। एक्चुअल में हमें इनका लीनियर कंपोनेंट चाहिए। अगर लीनियर कंपोनेंट हमको मिल जाएगा तो हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक कंस्ट्रेंट दिया गया है तुम्हारे पास लीनियर पाथ, ठीक है। तो ये जो सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है, ये भी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगी जब मैं आपको रेफरेंस सर्कल के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि है कि नहीं है, तो ये हम लोग वहां से डिसाइड करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये सिंपल साफ साफ ये बोला कि अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी तुम्हारे पास मोशन कर रही है किसी लीनियर पाथ पे, तो जो तुम्हारे पास रिस्टोरिंग फोर्स तुम्हारे पास है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो शर्त है वो ये है कि पहली बात तो एक फोर्स का इन्फ्लुएंस में रहेगी बॉडी, ठीक है, और दूसरी बात ये जो फोर्स होगा ये तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा बॉडी अपनी मीन पोजीशन से दूर है उतना ज्यादा उस पर फोर्स लग रहा है, और वो जितना कम नजदीक है उतना कम उस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन ने ये कहा, सिंपल हार्मोनिक मोशन ने ये कहा कि हम वो पर्टिकुलर मोशन है जो कि पहली बात तो पीरियोडिक मोशन है, ठीक है, मतलब हमारा टाइम पीरियड फिक्स है, ठीक है। और देखा जाए तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी और पीरियोडिक दोनों को लेकर के आ गया और एक चीज और लेकर के आ गया जिसका नाम फोर्स है। तो उसने कहा पहली बात तो पीरियोडिक रहेगा, मतलब हम ए से बी जाएंगे, बी से ए फिर से आएंगे, ए से सी जाएंगे, फिर सी से ए फिर से वापस आएंगे। एक तो ये फिक्स टाइम पे होगा, ठीक है, और दूसरी बात तुम्हारे पास ये टू एंड फ्रो भी होगा।
तीसरी बात ये फोर्स के इन्फ्लुएंस में भी होगा। तो मतलब पीरियोडिक को भी घसीट दिया कि फिक्स पीरियड होना चाहिए, ऑसिलेटरी को भी घसीट दिया कि टू एंड फ्रो होना चाहिए, और तीसरी बात कि एक फोर्स के इन्फ्लुएंस में होना चाहिए। अगर ये तीनों बात हमको किसी भी फलाने मोशन पे मिल रही होंगी, ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे तुम्हारे पास क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, हम इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। ठीक है सर, मैम ने बोला था एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अब एक मिनट अभी आते हैं उस पर भी। ठीक है, अब मैम ने जो बोला था वो ये बोला था, मैम ने ये कहा था कि नेट एफ इज इक्वल टू होता है तुम्हारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बॉल लगी होती, ठीक है, मान लेते हैं फॉर द टाइमिंग कि यहाँ पे एक बॉल लगी होती, तो अगर मैं इस बॉल पे देखूंगा, ठीक है, अगर मैं इस बॉल पे देखूंगा इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो ये माइनस के एक्स तुम्हारे पास एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, माइनस तुम्हारे पास के एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ऑफ तुम्हारे पास कितना, माइनस ऑफ तुम्हारे पास के बाय एम, ठीक है, इनटू तुम्हारे पास एक्स, तो एक्स ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, एक्स। ठीक है, तो जो फोर्स होगा बेटा वो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा तो एक्सेलरेशन भी तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो जो मैम ने बात बताई थी वो एक्सेलरेशन के बारे में बताई थी, हमने वही बात पहले फोर्स के बारे में बताई, उसके डिराइव करके हम तुम्हारे पास एक्सेलरेशन पे लेकर के आ गए। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ये कह रहा है कि हम उस तरीके की मोशन है जिसमें हमें तीन चीजों के फीचर्स चाहिए। पहली बात तो हमारा मोशन पीरियोडिक होगा, ठीक है, दूसरी बात है कि हमारा जो मोशन होगा वो बैक एंड फोर्थ होगा, तीसरी बात ये है कि हमको जो है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट चाहिए, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये इसने यहाँ पे बताया। अब मुद्दा ये है कि ये जो तुम्हारे पास वाइब्रेशन होगा, जो ऑसिलेटरी मोशन होगा, ठीक है, अगर हम ऊपर की बात करें जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सर इस तरीके से बॉल ऊपर जा रही थी यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से बॉल ऊपर जा रही थी और इस तरीके से बॉल तुम्हारे पास नीचे जा रही थी। क्या ये एम्पलीट्यूड ताजिंदगी बना रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा है कि एयर में डिसिपेटिव फोर्सेस है, मतलब एयर रेजिस्टेंस है, और अगर एयर रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब फ्रिक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, डैम्पिंग प्रोवाइड की जाएगी, और डैम्पिंग प्रोवाइड करते करते होगा क्या कि ये जो एम्पलीट्यूड तुमको दिख रहा है 10 mm का, कुछ देर बाद ये 9 mm का होगा, कुछ देर बाद ये 8 mm का होगा, और धीरे 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 करते करते एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब ये तुम्हारे पास ऑसिलेट करना बंद कर देगा। ठीक है, तो फिर पढ़ते क्यों है, तो फिर ऐसा क्यों कहा कि क्या नाम है इतना, ये इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब ये तो बताना पड़ेगा ना कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में कितना ऊपर गए थे कितना नीचे गए थे। मीन लाइन से आप जितना ऊपर जा रहे हैं, मीन लाइन से जितना नीचे जा रहे हैं, उसे हम लोग बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, मीन लाइन से जितना ऊपर जा रहे हैं, मीन लाइन से जितना नीचे जा रहे हैं, उसे हम एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं। पर ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7 से धीरे धीरे कम होगा, और एक समय के बाद आपका डिस्प्लेसमेंट पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को समझिए कि जो फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एट द सेम टाइम एक्सेलरेशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सभी लोगों को बात समझाई। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में तीन बातों का ख्याल रखना है। अभी जब क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे आपसे पूछेगा कि फलाना मोशन कैसा है, सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं है, पीरियोडिक है कि नहीं है, ऑसिलेटरी है कि नहीं है। तो शर्त का ध्यान रखना, पीरियोडिक मोशन की शर्त पूरी करना, ऑसिलेटरी मोशन की शर्त पूरी करना, और एक ऐसा फोर्स के बारे में बताना कि जो कि उसको इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, तब हम कह पाएंगे कि हाँ तुम्हारे पास है। अब अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे जाऊं, इधर की तरफ जाऊं, तो अगर मैं इसको नेचर का देखूं तो मैं ये कहता कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स है। इसका मतलब ये जो कोई भी फोर्स है इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, हमने कहा। इसका मतलब है कि ये तुम्हारे पास जो कोई भी फोर्स है, ठीक है, अगर k बाय एम इंटू तुम्हारे पास x देखूं तो नेगेटिव x है, इसका भी डायरेक्शन तुम्हारे पास टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। तो जो कोई भी फोर्स होगा, जो कोई भी एक्सेलरेशन वहां पे आ रहा होगा, उसका डायरेक्शन जो होगा वो मीन पोजीशन की तरफ ही डायरेक्टेड हमेशा होगा। तो तब जाकर के तुम्हारे पास ये पर्टिकुलर मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। ठीक है, सभी लोग को समझ आए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जैक्टली क्या चीज है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ने साफ साफ कहा, सिंपल हार्मोनिक मोशन ने तुम्हारे पास साफ साफ कहा कि भाई मेरे को तीन शर्तों का ध्यान रखिए। अभी तक पीरियोडिक मोशन में मैंने आपको किसी फोर्स के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था, ऑसिलेटरी मोशन में मैंने आपको किसी फोर्स के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पढ़ा रहे हैं, अब हम पहली बात आपसे फोर्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हम आपसे एक्सेलरेशन के बारे में भी यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, चलिए।
अब आगे देखते हैं अगला क्या चीज है। इन्होंने कहा कि कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहेंगे। हमने कहा एग्जाम्पल के तौर पे तो एक मैंने अभी आपको पढ़ा ही दिया है, दैट इज ऑसिलेशन ऑफ, ठीक है, ऑसिलेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग, ऑसिलेशन ऑफ तुम्हारे पास क्या, लोडेड स्प्रिंग, ठीक है, ऑसिलेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग, ठीक है। और अगर दूसरा देखें तो एक आता है ट्यूनिंग फॉर्क। अब मेरे ख्याल से अगर आपने वेव चैप्टर पढ़ लिया होगा तो शायद ये आपने पढ़ लिया हो, वाइब्रेशन ऑफ तुम्हारे पास जो है ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है ना, ट्यूनिंग फॉर्क एक मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है, जिसका शेप कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से इस ट्यूनिंग फॉर्क का शेप होता है, ये यू शेप के तुम्हारे पास प्रॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, और ये इसका नीचे का पार्ट रहता है, ठीक है। ये इसको इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, एक रबर पैड पे हम लोग हिट करते हैं। अभी आप लोग प्रैक्टिकल करने का मौका अगर मिलेगा स्कूल में तो आपको वो दिखाएंगे, ठीक है, रेजोनेंस ट्यूब का प्रैक्टिकल होता है इसके थ्रू। ये ट्यूनिंग फॉर्क पे जो ये होते हैं प्रॉन्ग्स, इन्हें इन्हें जो है इन्हें प्रॉन्ग्स कहा जाता है, ठीक है। ये लोग तुम्हारे पास जब इनको हम रबर पैड पे हिट करेंगे तो होगा क्या कि अगर मैं आपके सामने यहाँ पे बनाऊं हल्का सा, ठीक है, ये ट्यूनिंग फॉर्क की तुम्हारे पास प्रॉन्ग्स वाइब्रेट करेंगे। कैसे वाइब्रेट करेंगे, ऐसे वाइब्रेट करेंगे। एक बार तो ये तुम्हारे पास जो है ऐसे यहाँ पे आएगा, ठीक है, और एक बार तुम्हारे पास ये ऐसे यहाँ पे इस तरीके से वाइब्रेट करके आएगा। कहने का मतलब है एक बार रेड स्टेट होगी, एक बार ब्लैक स्टेट होगी, और एक बार तुम्हारे पास जो है ब्लू स्टेट होगी। तो एक तो तुम्हारे पास ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और एक तुम्हारे पास ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसकी वजह से जो एयर होती है उसमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाता है, और वो डिस्टर्बेंस तुम्हारे पास ट्यूब के थ्रू पहुंचाया जाता है वेव के फॉर्म में। जब हम लोग वेव चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल तो ट्यूनिंग फॉर्क हो गया, लेकिन अभी आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। जब हम आपको ट्यूनिंग फॉर्क पढ़ाएंगे तब आपको ये चीज वहां पे क्लियर होगी, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है मैंने आपको बता दिया, पीरियोडिक भी होना चाहिए, ऑसिलेटरी भी होना चाहिए, और एक फोर्स भी होना चाहिए जिसके इन्फ्लुएंस में हमारी बॉडी होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए, अब इन्होंने कहा कि कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं, टर्मिनोलॉजीज ऑफ टर्मिनोलॉजीज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब ये टर्मिनोलॉजीज बहुत सिंपल है, मैं आपको एक एक लाइन में ये बता दूंगा, इसमें ज्यादा कुछ लिखने वाला नहीं है। अब अगर मैं आपसे इस पर्टिकुलर डायग्राम की बात करूं, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी इस्तेमाल कर रखा है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर डायग्राम की बात करूं, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इसको निकाल करके, नीचे कर लेते हैं बड़ा। हाँ, अब देखिए, अब इसमें क्या है, यहाँ पे मैं लेकर के बताता हूँ। सबसे पहले जो आता है, ठीक है, सबसे पहला आता है उसका नाम है तुम्हारे पास क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखिए मैं एक आध लाइन ही लिखूंगा, ज्यादा मुझे नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब ये डिस्प्लेसमेंट इन्होंने कहा कि जो ऑसिलेटरी पार्टिकल है हमारा, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे बॉल है, ये बॉल तुम्हारे पास एक बार इस पोजीशन पे थी, एक बार इस पोजीशन पे, फिर यहाँ पे आ गई, फिर ये नीचे आ गई, फिर ये मेन पोजीशन पे आ गई, फिर अपोजिट साइड पे ये गई, फिर ये तुम्हारे पास यहाँ पे आ गई, और फिर ये तुम्हारे पास यहाँ पे वापस अपनी जगह पे पहुंच गई। हमने कहा ये कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ये कहा कि मीन पोजीशन से तुम ऊपर जा रहे हो और मीन पोजीशन से तुम नीचे जा रहे हो, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 10 mm भी हो सकता है, 5 mm भी हो सकता है, 7 mm भी हो सकता है। अब देखा जाए तो अगर ये पार्टिकल तुम्हारे पास इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, इसको मैं तुम्हारे पास y इज इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ, और इसको मैं y इज इक्वल टू 10 mm बोल रहा हूँ, तो ये पार्टिकल तुम्हारे पास पहले इतना ऊपर गया, फिर और ऊपर गया, फिर और ऊपर गया, फिर तुम्हारे पास और ऊपर चला गया। हमने कहा ठीक है, तो ये ए पोजीशन कह देते हैं, ये इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं, इसको डी कह देते हैं, और इसको हम लोग तुम्हारे पास ई कह देते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीन पोजीशन से आप कितना ऊपर हैं, ठीक है, मीन पोजीशन से आप कितना ऊपर है, इसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। आप मीन पोजीशन से कितना ऊपर हैं या फिर कितना नीचे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं तो डिस्प्लेसमेंट। हमने कहा ठीक है। अगर डिफाइन करने की बात आए कि डिफाइन करना है तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे, द डिस्टेंस ऑफ the distance of the oscillating particle, the distance of हमारे पास oscillating particle, ठीक है, from its mean position, from its mean position, the distance of oscillating particle from its mean position, ठीक है, at any instant of time, at any instant of time, at any instant of time is called displacement, is called displacement।
अब ये कैसे निकालेंगे, कैसे, मतलब ये तो बात समझने आ गई कि ठीक है कि ये तुम्हारे पास किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ये कह दें कि ये टाइम तुम्हारे पास T1, ये टाइम T2, ये टाइम T3, ये टाइम T4, ये टाइम T0, ठीक है, ये है। तो टाइम T1 पे बॉडी ए पे थी, T2 पे बी पे थी, T3 पे सी पे थी, T4 पे डी पे थी, है, और तुम्हारे पास T5 पे तुम्हारे पास ये ई पे है। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ये निकालेंगे कैसे? तो ऐसा है कि इसके लिए अभी थोड़ी देर बाद आपके सामने एक इक्वेशन आएगी। कौन सी इक्वेशन आएगी? ये आएगी y इज इक्वल्स टू ए तुम्हारे पास कॉस ओमेगा टी, ठीक है, या फिर y इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास a साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन अभी थोड़ी देर में डिराइव में करूंगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी जो कि y की वैल्यू बताएगी एट टाइम t पे। आप जो भी टाइम बताएंगे उस टाइम पे हम आपको ये बता देंगे कि ये मीन पोजीशन से तुम्हारे पास ऊपर है या फिर तुम्हारे पास नीचे है, और कितनी दूरी पे है, 6 mm पे है, 7 mm पे है, 8 mm पे है, कहाँ पे है, ये हमको बता देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या है? डिस्प्लेसमेंट ने ये कहा कि माई जॉब इज टू टेल यू कि आप मीन पोजीशन से ऊपर हैं या मीन पोजीशन से नीचे हैं, और मेरा जॉब ये भी है कि मैं आपको ये बता दूं कि आप कितनी दूरी पे हैं, मतलब आप 3 mm पे हैं कि 4 mm के हैं कि 10 mm पे हैं, या फिर नीचे की तरफ 3 mm पे हैं या 4 mm पे हैं या 10 mm पे हैं। तो ये मेरी जॉब है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड आउट करना मीन पोजीशन से, ठीक है, या तो ऊपर या तो नीचे, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहलाएगा हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट। हमने कहा ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास जो टर्मिनोलॉजी आती है उसका नाम है तुम्हारे पास एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब ये एम्पलीट्यूड क्या है और एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसने कहा कि मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी है? इसने कहा कि अगर डायग्राम वाइज देखें, अगर डायग्राम वाइज देखें तो मैक्सिमम डिस्टेंस तुम्हारे पास ई वाली है, ठीक है, और मैक्सिमम डिस्टेंस तुम्हारे पास एफ वाली है। इन्होंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 4 mm तक पहुंची थी कि 5 mm पहुंची थी, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मैक्सिमम कितना पहुंची। जो मैक्सिमम दूरी होती है किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल की, हो सकता है कि आपने, आपके पार्टिकल ने ये वाला कोई एक मोशन किया, ठीक है, और वो तुम्हारे पास इतना ऊपर गई, ठीक है, हो सकता है इतना ऊपर गई, और हो सकता है कि आपके पार्टिकल ने मोशन किया और वो तुम्हारे पास जो है इतना ऊपर गई, ठीक है। तो ये वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है? ये वैल्यू है तुम्हारे पास कितना, 5 mm, ठीक है, और ये वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है? ये वैल्यू तुम्हारे पास कितना है? ये है तुम्हारे पास 15 mm, ठीक है। तो इसने कहा कि 15 mm तुम्हारे पास इस पर्टिकुलर ग्राफ का एम्पलीट्यूड हो गया और 5 mm इस पर्टिकुलर ग्राफ का एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड के बारे में अगर बात पूछी जाए कि एम्पलीट्यूड क्या है, तो एम्पलीट्यूड ने कहा कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसने कहा द मैक्सिमम तुम्हारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट, इसने कहा द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल, of the particle, the maximum displacement of the particle on either side of its mean position, on either side, on either side of its mean position, on either side of its mean position, ठीक है, is called तुम्हारे पास एम्पलीट्यूड, इसे हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो इसने कहा कि भाई मैक्सिमम वैल्यू, इसने कहा कि अच्छा मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ y इज इक्वल टू तुम्हारे पास a साइन ओमेगा टी, ठीक है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी 1। तो इसने कहा कि y विल बी तुम्हारे पास y मैक्स, ठीक है, व्हेन व्हेन साइन ओमेगा टी, y तुम्हारे पास जो है y मैक्स होगा जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी। हमने कहा हाँ ठीक है। तो इसने कहा कि y इज इक्वल टू होगा a इंटू 1, ठीक है। तो इसका मतलब y मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, a। इसका मतलब ये हो गया कि जो ए तुम्हारे पास होगा, कैपिटल ए है ना, या फिर स्मॉल ए, अलग अलग बुक अलग अलग इस्तेमाल करती है, कोई पी इस्तेमाल कर लेता है, कोई स्मॉल ए इस्तेमाल कर लेता है, कोई कैपिटल ए इस्तेमाल कर लेता है। तो उससे कोई इशू नहीं है कि तुमने क्या इस्तेमाल किया। तुमको ये पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमम पॉसिबल दूरी किसी पार्टिकल के द्वारा की जा रही है वो एक्चुअल में कोई और नहीं है, वो एक्चुअल में तुम्हारे पास एम्पलीट्यूड है। बात समझा गई? एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस पोजीशन, इसे हम लोग बोला करते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। हमने कहा ठीक है। अब इन्होंने कहा कि तीसरा टर्म क्या है। तीसरा टर्म इन्होंने बोला, तीसरा टर्म तुम्हारे पास है ऑसिलेशन, ठीक है। तीसरा टर्म तुम्हारे पास क्या है, ऑसिलेशन।
या फिर तुम्हारे पास जो है साइकिल, ऑसिलेशन या फिर तुम्हारे पास जो है साइकिल। हमने कहा ठीक है, ऑसिलेशन या फिर तो साइकिल। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा एक और टर्म टर्म इस्तेमाल होता है जिसका नाम है तुम्हारे पास क्या, जिसका नाम है तुम्हारे पास वाइब्रेशन। ऑसिलेशन बोल लो या साइकिल बोल लो या वाइब्रेशन बोल लो। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि वन कंप्लीट, डेफिनेशन वाइज अगर देखें, ठीक है, इसने कहा कि वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ तुम्हारे पास पार्टिकल, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट सेम पॉइंट, स्टार्टिंग एंड तुम्हारे पास एंडिंग एट तुम्हारे पास सेम पॉइंट, स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट द सेम पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड साइकिल। इसी को हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास साइकिल, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या, ऑसिलेशन। ये तो हमने बता ही रखा है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या, वाइब्रेशन। तो अगर तुमसे पूछे क्या है कोई ऑसिलेशन क्या होता है, हाँ, साइकिल क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है, ठीक है, तो उसने कहा कि वन कंप्लीट टू एंड फ्रो, मतलब कि ये तुम्हारे पास टू, ठीक है, और फिर ये तुम्हारे पास फ्रो, फिर यहाँ वापस। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास ये पहले ए से लेकर के तुम्हारे पास बी तक गया, फिर बी से तुम्हारे पास सी तक आया, सी से लेकर डी तक गया, डी से लेकर के ई तक आया। तो वन कंप्लीट टू एंड फ्रो तुम्हारे पास कहलाएगा क्या, तुम्हारे पास ऑसिलेशन, ठीक है। अगर मैं इसे ग्राफ वाइज प्लॉट करूं, ठीक है, अगर मैं इसे ग्राफ वाइज प्लॉट करूं तो ये ग्राफ वाइज कैसे कहलाएगा, ये तुम्हारे पास फुल साइकिल हो गई, ठीक है, फिर ये तुम्हारे पास फुल साइकिल हो गई, तो ये तुम्हारे पास कंप्लीट यहाँ पे एक साइकिल हो रही है, ये तुम्हारे पास कंप्लीट यहाँ पे एक साइकिल हो रही है, ठीक है। तो इसे हम ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेशन बोलते हैं, ठीक। अगला क्या चीज है हमारे पास, अगला है हमारे पास क्या, टाइम पीरियड, ठीक है। अब टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, वो पर्टिकुलर टाइम जो कि एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जा रहा है। अब ये 10 सेकंड भी हो सकता है और 10,000 सेकंड भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना होगा ये नहीं पता, ठीक है। अभी तुम्हारे पास सेकंड्स पेंडुलम पढ़ाएंगे, ये सिंपल पेंडुलम के बारे में भी पढ़ाएंगे जब टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करवाएंगे, तो वहां पे आप देखिएगा कि एक सेकंड पेंडुलम आएगा जिसका टाइम पीरियड महज 2 सेकंड का होगा, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम taken to complete, time taken to complete one cycle, time taken to complete one cycle, या फिर तुम्हारे पास जो है ऑसिलेशन, या फिर तुम्हारे पास जो है ऑसिलेशन, या फिर तुम्हारे पास जो है वाइब्रेशन, ठीक है। वो टाइम जो कि एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए या एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए या एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए लिया गया है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। और इसका सिंबल कितना है, इसका सिंबल है कैपिटल टी, ठीक है। अगर हम अगले अगले वाले की बात मत करें तो ये हो गया है तुम्हारे पास क्या, ये आ गया है तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इन्होंने कहा फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो कि एक सेकंड में हो रहे हैं। अब ये हो सकता है कि 15 ऑसिलेशन एक सेकंड में कर ले, अब ये हो सकता है कि 15,000 ऑसिलेशन एक सेकंड में कर ले, या हो सकता है कि 10 ऑसिलेशन एक सेकंड में कर ले, ठीक है। तो इसने कहा कि नंबर ऑफ, हाँ बेटा बताओ। सर ऑक्सीलेशन में जैसे आपने कहा कि पहले ए से बी, फिर वापस डी तक गया, फिर वापस ई आया। सर अगर ये हम कहें कि डी से बी फिर बी से डी, तो सर ये पूरा एक ऑक्सीलेशन नहीं होगा? डी से बी और फिर बी से डी, हाँ हो जाएगा। मीन पोजीशन तो तुम्हारी आ ही रही है ना, मीन पोजीशन के तुम आगे जाओगे, मतलब तुम ऐसे कह रहे हो ना कि ये ले लिया डी, ठीक है, और ये ऐसे गया, है ना, और फिर ये तुम्हारे पास ये वापस आ गया, इस तरीके से, ये बोल रहे हो ना। यस सर। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि टू एंड फ्रो मोशन, तो टू एंड फ्रो मोशन का मतलब ये है कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि या तुमने किसी मीन पोजीशन से स्टार्ट किया होगा, ठीक है, और फिर तुम यहाँ पे वापस आए होगे, फिर तुम यहाँ पे उल्टा गए होगे, और फिर तुम यहाँ पे आ गए होगे। मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग कि तुम मीन पोजीशन से पहले किसी जगह पे गए, तुम अपनी जगह पे वापस आए, फिर तुम उल्टी साइड गए, फिर तुम अपनी जगह वापस आए, ठीक है। तो एक मीन पोजीशन के अबाउट अगर मोशन हो रहा है तो वो कहलाता है तुम्हारे पास ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। अब अगर बात तुम्हारी साइकिल की हो, अगर बात तुम्हारी साइकिल की हो, तो तुम कहोगे कि सर देखिए, यहाँ से भी पॉसिबल है साइकिल को मेजर करना, तुम कहोगे फिर यहाँ से भी पॉसिबल है तुम्हारे पास साइकिल को मेजर करना, और तुम कहोगे कि यहाँ से भी पॉसिबल है तुम्हारे पास साइकिल को मेजर करना, ठीक है। अगर ऑसिलेटरी मोशन की बात बेटा की जाए
तो वो तुम्हारे पास टू एंड फ्रो कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर साइकिल की बात की जाए तो तुम साइकिल को कहीं से भी मेजर कर सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग अदर पॉइंट, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई ये कहे कि ऑसिलेटरी मोशन क्या है, तो टू एंड फ्रो तुम बोलोगे ही बोलोगे। और अगर तुमसे कहे साइकिल क्या है, तो तुम साइकिल को कहीं भी एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर कर लो और दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पे जाके से ज्वाइन कर दो, तो वो तुम्हारे पास कंप्लीट एक साइकिल कहलाएगी। बात समझे? तो अगर तुम डी से बी और बी से डी कह रहे हो कि हम इसे साइकिल कहेंगे, तो हम बिल्कुल मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल मान लेंगे कि हाँ डी से बी से डी तुम्हारे पास साइकिल है। लेकिन अगर ऑसिलेटरी मोशन का बात आए, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपने मीन पोजीशन से स्टार्ट किया था, एक बार इधर गए, एक बार इधर गए और फिर से मीन पोजीशन पे वापस आ गए, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन, ठीक। अच्छा, तो मैं भी सर बात, एम्पलीट्यूड इसमें भी सेम रहेगा? हाँ एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तब तो बेटा मीन पोजीशन से डिफाइन करना पड़ेगा, और जब मीन पोजीशन से डिफाइन करना पड़ेगा तो हम फिर यही कहेंगे कि आप अपने बॉडी को मीन पोजीशन से स्टार्ट करिए, ठीक है। क्योंकि अगर अगर ऐसा हुआ कि अगर हम यहाँ से डी से तुम्हारे पास बी तक गए, ठीक है, और फिर बी से डी तक आए, ठीक है, तब फिर तुम्हारे पास एम्पलीट्यूड डिफाइन करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि हम मीन पोजीशन किसको बोलेंगे। या तो आप ये कह रहे हो कि हमने मीन पोजीशन से ये पार्ट डिसाइड किया था, और अगर हम ऐसे देखें, एक ये गया, फिर ये ऐसे गया यहाँ पे आया, और फिर हम एक यहाँ पे देखें, फिर हमें एक वहाँ पे ये गया, ऐसे गया यहाँ पे आया, और अगर हम इसको देखें तो ये तुम्हारे पास ऐसे यहाँ पे गया और तुम्हारे पास इधर की तरफ आया, ठीक है। तो अब आपको ये तो पता लग ही गया कि यार मीन पोजीशन ये है, ये तुम्हारे पास ए एम्पलीट्यूड है। आप ये कह दोगे कि हाँ ठीक है सर ये एम्पलीट्यूड है, और जो पार्ट मैंने डी से बी और बी से डी लिया था वो किसी एक बड़े तुम्हारे पास मोशन का कोई हिस्सा था, तो उस हिसाब से मैं इसको एम्पलीट्यूड बोल दूंगा, ठीक है। आई बात समझे? टू एंड फ्रो का लॉजिक एक्चुअल में सिर्फ इतना ही सा है कि वी आर एक्सपेक्टिंग दैट योर मोशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड एंडिंग एट द मीन पोजीशन, बस ये है, तभी हम एम्पलीट्यूड की बात कर पाएंगे। अगर तुम कहते हो साइकिल साइकिल की बात करनी, तो साइकिल की बात तो तुम कहीं से उठा के कहीं भी कर लो, जो है कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि फ्रीक्वेंसी के बारे में, फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि नंबर ऑफ साइकिल, ठीक है, कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन। कितनी साइकिल तुम्हारे पास 1 सेकेंड में कंप्लीट हो रही है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि 10 साइकिल हो रही हैं कि 10,000 हो रही हैं, ठीक है। अब ये मोशन कैसा भी हो सकता है, तो नंबर ऑफ साइकिल जो कि तुम्हारे पास 1 सेकेंड में कंप्लीट हो जा रही हैं, उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो ये 1 अपॉन तुम्हारे पास टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास टाइम पीरियड टी, ठीक है, टाइम पीरियड टी तुम्हारे पास कोई भी वैल्यू आती है, और अगर मान लेते हैं कि इफ टी की वैल्यू तुम्हारे पास 10 सेकेंड है, ठीक है, टी की वैल्यू तुम्हारे पास 10 सेकेंड है, ठीक, टाइम पीरियड तुम्हारे पास 10 सेकेंड है, तो मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली, ये आ गया तुम्हारे पास 1/10, 1/10 की वैल्यू आई 0.1 तुम्हारे पास साइकिल पर सेकंड। इसका मतलब है कि एक साइकिल का 10% हिस्सा 1 सेकंड में कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है, एक साइकिल का 10% हिस्सा। अब इन्होंने कहा कि ठीक है एक साइकिल का 10% हिस्सा हुआ जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी साइकिल कंप्लीट होने में 10 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो जरा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को ठीक से समझ लीजिएगा। टाइम पीरियड ये बताता है कि एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना समय लगा, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि गिवन टाइम पीरियड पे तुम्हारे पास कितनी साइकिलें हो जा रही हैं। तो 0.1 साइकिल पर सेकंड का मतलब है एक तरीके से साइकिल का 10% हिस्सा जो है वो 1 सेकंड में कंप्लीट हो जा रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या, फ्रीक्वेंसी। सभी लोग को बात समझाई, ठीक है। तो मैंने अभी आपको 5 चीजें बताई हैं, पर 4 चीजें अभी और हैं। वो 4 चीजें अभी क्यों नहीं बता रहे? वो 4 चीजें हम अभी आपको इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि पहले हम आपको रेफरेंस सर्कल पढ़ाएंगे, ठीक है। आप पहले रेफरेंस सर्कल पढ़ेंगे, रेफरेंस सर्कल के बाद जो है आप वो उसको पढ़ेंगे, मोशन को पढ़ेंगे, तब आपको वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इपोक, इनिशियल फेज, ठीक है, और तुम्हारे पास एंगल और फेज, ये सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए 2 मिनट बाद ज्वाइन कीजिए, फिर हम आपको क्या नाम है इसके बाद स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट बाद ज्वाइन कीजिए। सर इसी को हर्ट्ज भी कहते हैं ना? हाँ, इसी को हर्ट्ज भी कहते हैं। साइकिल पर सेकंड ही तुम्हारे पास हर्ट्ज की यूनिट है, ठीक।